Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis. तो गाइस देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ईरान को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना ही है। क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी को एक प्रोटेक्शन दी गई है। ऑप्शन ए बोलता है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में मैंने ईरान के बारे में मेंशन कर रखा है कि ईरान के अंदर जो वेमेन हैं उनकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। क्यों? क्योंकि ईरान को लेकर कल ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आज के चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस में हो, दोनों में ही आपको यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जो आज फ्रंट पेज पर आपको यहाँ पर नज़र आता है। हुआ ये कि ईरान ने अपने यहाँ पर मॉरलिटी पुलिस को हटा दिया है। अब ये मॉरलिटी पुलिस क्या है, इसको समझने से पहले आपको पूरा का पूरा ईरान का पिछले 2 महीने का बैकग्राउंड समझना होगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों में ईरान में बहुत ज़्यादा बवाल मचा। वहाँ पे जो वेमेन हैं उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चला है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वैसे तो हम इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कई एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, बट जो है आज ये आर्टिकल कवर करेंगे तो इसका एक छोटा सा रिकैप लेना होगा और पिछली बातें थोड़ी सी जाननी होगी ताकि आप इस आर्टिकल को थोड़ा बैकग्राउंड सिनेरियो से कनेक्ट कर सको। तो होता यहाँ पर यह है कि आज से लगभग 2 महीने पहले, यानी कि सितंबर की बात है, सितंबर के महीने में एक नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो आज भी कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, महासा अमीनी का। तो महासा अमीनी जो कि 22 साल की यहाँ पर एक गर्ल हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है ईरान के अंदर। कब होती है? सितंबर के महीने में, लगभग 16 सितंबर को। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, लेकिन इस मृत्यु के पीछे का रीज़न क्या है उसको आपको समझना होगा। उससे पहले आपको एक बात और जाननी होगी। जब हम लोग बात करते हैं ईरान की, तो ईरान जो है ना एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है, वैसे यहाँ पर ईरान एक ऑटोक्रेटिक है, यानी कि वहाँ पे कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं। सरकार के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लोगों के ऊपर में। और उसी प्रकार से आप ये देखोगे जो ईरान के अंदर महिलाएँ हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड लेकर आया गया है। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड का मतलब है बहुत ज़्यादा सख्त कानूनी से यहाँ पर जितना भी ड्रेस कोड ईरान की सरकार ने बताया है इन महिलाओं के लिए वो इनको पहनना ही पड़ेगा। जो हिजाब वगैरह है वो चीज़ें यहाँ पर इनके ड्रेस कोड के अंदर है, वो चीज़ें यहाँ पर इन वेमेन को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ईरान के अंदर है। और अगर कोई यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी इन्होंने पहना है, जो ड्रेस कोड यहाँ पर इन्होंने पहना है ना, वो अगर ऊपर नीचे भी होता है, यानी कि सही से पहना नहीं गया है, तो उस केस के ऊपर भी ईरान के यहाँ पे जो मॉरलिटी पुलिस है वो उस केस में भी यहाँ पे क्या करती है, उस वेमेन के अगेंस्ट में कदम उठाती है जिस वेमेन ने सही से हिजाब नहीं पहना है। ठीक है ना। तो ईरान के अंदर आपको समझ में आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स हैं वेमेन के लिए, और अगर यहाँ पर कोई भी इसका वोलेशन करता है, इसका हनन करता है, तो उसके लिए सज़ा भी है। तो ये तो आपने यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड समझा। अब होता यह है कि ईरान के अंदर सितंबर के महीने में, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है,
तो होता यह है कि एक आपको गर्ल देखने को मिलेंगी 22 साल की मासा अमीनी, ये ईरान में ट्रैवल कर रही होती हैं। अब ट्रैवल करते करते इनको बीच में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बीच में अरेस्ट करता कौन है? करता यहाँ पर अरेस्ट करने वाले जो यहाँ पर बॉडी है वो है ईरान की मॉरलिटी पुलिस। मॉरलिटी पुलिस क्या करती है? इनको गिरफ्तार कर लेती है। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो इन्होंने हिजाब पहना है ना, वो सही से नहीं पहना हुआ था, ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से मॉरलिटी पुलिस ने यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया। मॉरलिटी पुलिस का कहना यह था कि जो भी यहाँ पर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स हैं उनका यहाँ पर वायलेशन किया है मासा अमीनी ने। चलो अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में कस्टडी में लिया, लेकिन उसके 3 दिन बाद न्यूज़ ये निकल कर आती है कि मासा अमीनी की डेथ हो गई है। तो मॉरलिटी पुलिस ने तो पहले कोई जिम्मेदारी ली नहीं, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आती है, उसमें बताया गया कि मासा अमीनी को ब्रूटली यहाँ पर मारा पीटा गया था, बहुत निर्दय तरीके से मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। अब ये चीज़ जैसे यहाँ पर पब्लिकली बाहर निकल कर आती है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ईरान की सरकार को लेकर, और ईरान के जो ये एक सख्त कानून है, ये जो ड्रेस कोड है वेमेन को लेकर, उस चीज़ पर। और तो यहाँ पे क्या होता है, महिलाएं जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना जो हिजाब वगैरह है वो भी उतार दिया था इस प्रोटेस्ट के दौरान। आपने सोशल मीडिया पर ये सारे के वीडियोज़ भी देखे होंगे। साथ ही साथ में जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लगाए गए, है ना। लोगों का कहना है कि वेमेन को वहाँ पर बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है। और फिर उसके बेसिस पर होता यह है कि आज न्यूज़ ये निकल कर आती है कि ईरान ने मॉरलिटी पुलिस को अभी हटा दिया है। क्यों? क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे वहाँ पर, एक आप कह सकते हो पीपल्स रिवॉल्यूशन आ सकता था। तो इसके चक्कर में ईरान ने अपने आप का मतलब एक देखा कि हाँ खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसके बेसिस पर मॉरलिटी पुलिस को हटा दिया। मॉरलिटी पुलिस का काम क्या है? इनका काम यही है कि लोगों ने हिजाब सही से पहना, यानी कि जो भी ड्रेस कोड है वो सही से लोगों ने फॉलो किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये स्टेप उठाती है मॉरलिटी पुलिस। तो ईरान का कहना यह है कि जो ये मॉरलिटी पुलिस है ना, इसका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है ना, बाकी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसकी चक्कर में हम लोग इसको अबॉलिश कर रहे हैं, यानी कि हटा दे रहे हैं और रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ में एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे ईरान की साइड से निकल कर आया है कि जो इनकी पार्लियामेंट है और जुडिशरी है, ये दोनों आज के समय पर काम कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं? कि आने वाले समय पर जो भी वहाँ पर महिलाएं हैं उनको अपना सर कवर करने के लिए जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो भी स्ट्रिक्ट कानून देखने को मिलेंगे उसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, उसको लेकर भी अभी काम चल रहा है, बातचीत चल रही है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको ईरान के अंदर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। पूरा बैकग्राउंड समझाया और करंट सिचुएशन क्या है ये भी आपने समझ लिया। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर वेमेन की वहाँ पर एक विक्ट्री हुई है। तो अब जो मॉरलिटी पुलिस है वो ईरान के अंदर काम नहीं करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा ड्रेस कोड चेंज कर दिया है, अभी कोई भी चीज़ बदली नहीं गई है, बस एक छोटा सा कदम यही है कि मॉरलिटी पुलिस को अभी यहाँ पे हटा दिया गया है। सिंपल बात हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैं द हिंदू कवर कर रहा हूँ वो दिल्ली एडिशन है, और अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है चेन्नई एडिशन में था, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने चेन्नई एडिशन पढ़ा, फिर उसके बाद मैं दिल्ली एडिशन पढ़ा, तो इसकी वजह से वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर आता है और आपको इसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हुआ क्या है, ढेर सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर अभी चर्चा करी है। वो टॉपिक क्या है? वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है इसको अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली होता क्या है ना, एशिया पैसिफिक डाउन सिंड्रोम फेडरेशन एक एनुअल यानी कि हर साल इस प्रकार की एक मीटिंग होती है। तो 2022 की जो ये मीटिंग है इसका अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है हमारे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब, उनके थ्रू। कब ये उद्घाटन किया गया? 3 दिसंबर को, है ना, परसों के दिन ये उद्घाटन किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर यह टॉपिक न्यूज़ में आया हुआ है। तो ये जो जनरल मीटिंग होती है हर साल, इस मीटिंग के अंदर जो डाउन सिंड्रोम होता है इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन पे तो काफ़ी चर्चा की गई कि कैसे कैसे हम लोग इस डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम को, इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इस मीटिंग के अंदर आप देखोगे तो इंडिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, भूटान, इन सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और कोविड के बाद में इस प्रकार से पहली मीटिंग हुई है जहां पे इन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 5 और कंट्रीज़ थी जिन्होंने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मीटिंग को ज्वाइन किया था, जहां पे डाउन सिंड्रोम को लेकर पूरा का पूरा डिस्कशन किया गया है। तो ये तो आपने आर्टिकल समझा कि हाँ करंट इशू क्या है, लेकिन इस करंट इशू में से कोई भी सवाल बन पाए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नहीं, सवाल आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बनेगा। तो आपने पता ये होना चाहिए कि आखिरकार डाउन सिंड्रोम है क्या, क्योंकि डाउन सिंड्रोम न्यूज़ में है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा की जा रही है। चलो समझते हैं क्या है डाउन सिंड्रोम। तो जब डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है।
ये बेसिकली एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो सवाल बन सकता है मैचिंग करने के लिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब यह है कि जब भी एक व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो उसके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है? तो आपको पता होगा कि देखो, जो भी हमारे जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर यह एक क्रोमोसोम पाया जाता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस में आपको एक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलता है ना, डीएनए से मिलकर बनता है, ये आपको पता होगा। अब होता यहाँ पर यह है कि जो ये क्रोमोसोम है ना, ये प्रेगनेंसी के टाइम से यहाँ पे क्या करता है, बॉडी को डेवलप करना स्टार्ट करता है, बॉडी को शेप देने का यहाँ पर काम करता है। और जन्म अगर एक व्यक्ति का हो जाता है, कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो बच्चा, जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद, ये टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे जो क्रोमोसोम है वो डेवलप होता है, जिसके चक्कर में उसकी जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है। और मान लो यहाँ पर एक बच्चा जन्मा, तो एक बच्चे का जैसे ही मतलब कोई बच्चा जन्मता है, उसका जन्म हुआ, जन्म जैसे ही होता है ना, तो उसके बॉडी के अंदर लगभग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एवरेज 46 क्रोमोसोम्स तो होते हैं। और इनमें से यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से जो 21 वाला नंबर है, यानी 46 क्रोमोसोम्स में, इसमें से जो 21 वाला नंबर है, 21 वाला जो क्रोमोसोम है ना, इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, यानी कि ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो जाता है। यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, और जब ये क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है ना। और इस क्रोमोसोम के बढ़ने को एक टर्म दिया गया है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो आपसे सवाल बन सकता है ट्राइसोमी को लेकर भी, तो ध्यान रखना। ट्राइसोमी क्या है? ट्राइसोमी बेसिकली एक ऐसी मेडिकल टर्म है जहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। तो ट्राइसोमी 21 के नाम से भी इसको बोला जाता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम 21 है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसके चक्कर में जो बच्चा है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करता है। जैसे उसका ब्रेन जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस हो गए, बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस हो गए, वो यहाँ पर एक बच्चे को फेस करने पड़ते हैं इस डाउन सिंड्रोम की वजह से। अब ये डाउन सिंड्रोम के पीछे का कारण क्या है? देखो, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, इनके जो जीन्स हैं वही यहाँ पर पास होते हैं बच्चे के अंदर, है ना। बच्चे के अंदर वही सारे जीन देखने को मिलते हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स भी यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ये जीन देखने को मिलते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स भी आपको वहीं पर देखने को मिलते हैं जहाँ पे सारे जीन्स स्टोर होते हैं, है ना। और बॉडी के अंदर जो हर एक सेल है, बॉडी बेसिकली कोशिकाओं से बनी हुई है, जो हर एक सेल है बॉडी के अंदर, उसके अंदर आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और 23 पेयर्स का मतलब है ये टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम्स के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में जो आधे जो क्रोमोसोम है वो मदर से मिलते हैं, और आधे क्रोमोसोम यहाँ पर फादर से मिलते हैं। तो मदर फादर के जो जीन है उसी से यहाँ पर आप कह सकते हो कि वही जीन जो है बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चे के अंदर पास होते हैं। तभी आप देखोगे कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हैबिट हुई, या आप जो है वो मिलते जुलते होते हो अपने पेरेंट्स के से। बस यही जब जीन ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे के अंदर में, उसी समय पर मैंने आपको बताया जो क्रोमोसोम्स है वो वहीं पर देखने को मिलता है। क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो मैंने आपको बताया, वैसे तो यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स मतलब इसके होने चाहिए। लेकिन होता यहाँ पर ये कि जो क्रोमोसोम 21 वाला होता है ना, इसकी 3 कॉपीज़ हो जाती हैं, 2 की बजाय 3 कॉपीज़ हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 23 पेयर्स होते हैं, 23 का दुगना, यानी पेयर्स की बात करें, जोड़े की बात करें, तो मतलब ये अगर सिंगल गिने तो 46 क्रोमोसोम हो गए। लेकिन ये जब भी कोई व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा होता है, तो मतलब उसके बॉडी में 46 क्रोमोसोम की बजाय 47 होते हैं, एक जो है वो ज़्यादा होता है। और वो कौन से नंबर वाला ज़्यादा होता है? 21 वाला। 21 वाला जो क्रोमोसोम है ये भी 2 होने चाहिए थे, है ना। यानी पेयर की बात करें तो 2 होने चाहिए थे, 2 की बजाय यहाँ पर 3 हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है डाउन सिंड्रोम के अंदर में। यानी कि इसमें से जो पेयर होता है, एक पेयर सही से काम नहीं करता है, एक पेयर सही से सेपरेट नहीं हो पाता। 2 कॉपीज़ की बजाय यहाँ पर 3 कॉपीज़ हो जाती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर। उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस को वो सफ़र करता है। ठीक है ना। तो आपने ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर ये सवाल बनता रहता है। तो डाउन सिंड्रोम किस चीज़ से लिंक करता है? इसको हम लोग दूसरे नाम से, यानी कि ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। क्रोमोसोम 21, ये नाम, ये नंबर, ये ज़रूर रट लेना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। तो मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति एक बच्चा है जिसको यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हुआ है। तो इस डाउन सिंड्रोम से क्या होगा, उसके हाथ जब आप लोग देखोगे ना, तो हाथ के अंदर आपको एक जो क्रीज देखने को मिलती है वो यहाँ पर सिंगल क्रीज नज़र आती है। जैसे आपके हाथ में अगर आप हाथ अपना खोल कर देखो तो आपके हाथ में 3-4 क्रीज होगी, है ना, देख रहे होगे खोल कर, तो 3-4 क्रीज होंगी लंबी लंबी, और बहुत सारी क्रीज होती हैं, ऐसे लाइन सी बनी हुई होती है ना, ऐसे करके यहाँ पर ढेर सारी लाइन सी बनी हुई होती हैं। वैसे ही आप देखोगे जब कोई बच्चा इस सिंड्रोम से अफेक्ट हो रहा हो तो उसके हाथ में जो क्रीज है ना वो बेसिकली एक ही बनी हुई होती है, ऐसा आप देख पाओगे। और इस हाथ में भी आपको एक ही क्रीज देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा उसके कान बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो मुंह है वो काफ़ी छोटा होता है साइज़ में। उसके बाद आप देखोगे जो पैर है ना, पैर काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं, और फैलने के साथ साथ आप देखोगे कि जो पैर के अंदर जो क्रीज़ हैं वो बहुत सारी होती हैं। आपके पैर के नीचे क्रीज़ नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, लेकिन यहाँ पर पैर के अंदर क्रीज़ बहुत सारी बनी हुई होती हैं, जैसा आप लोग ये लाइनें देख रहे होंगे, है ना। मसल्स जो हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जो खाल है वो बहुत ज़्यादा होती है, गर्दन पर ढेर सारी खाल होती है ना, ये बताया गया। उसके बाद में जो हाथ हैं वो थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जो उंगलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। रीज़न, एक क्रोमोसोम बढ़ चुका है, कौन सा वाला, 21 वाला। 2 पेयर्स की बजाय ये 3 पेयर्स हो गए हैं, वो सॉरी 2 पेयर्स मतलब 2 की बजाय ये 3 हो गए हैं, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट रखा है हमने 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग में यार जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उनके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देते रहा करो। नीचे कॉमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश किया करो, ताकि आपका मेरा जो एंगेजमेंट में है वो बढ़ता रहे। बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय से वीडियोस को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली आंसर देते हैं, तो उनके नाम जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर दिखते रहते हैं कमेंट्स के अंदर, पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन कितने लंबे समय से कनेक्टेड है। उसके बाद एक और छोटी सी बात है, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो का जो एंड पार्ट है इसको ज़रूर देख कर जाना। क्यों? क्योंकि एंड में मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स मैंने लिए हैं, वो भी कवर करूंगा। यानी आपका जो ये वाला वीडियो इसमें द हिंदू के साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर रहे होंगे, और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो डेली आपका PIB का जो मटेरियल बच जाता है, डाउन टू अर्थ का मटेरियल बच जाता है, और भी बहुत सारे मटेरियल बच जाते हैं, वो शाम वाली वीडियो में कवर कर दिए जाते हैं, और उसके बाद भी कुछ स्किप हो जाता है तो वो सुबह वाली वीडियो में वापस से कवर कर दिया जाएगा। मतलब दोनों वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो तो सारे के सारे करंट अफेयर मेरे हिसाब से कवर हो रहे हैं, सारे के सारे जो भी न्यूज़ में हैं, जो भी हर एक वेबसाइट पर कवर हो रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है इन दोनों वीडियोस में। तो बिल्कुल थॉरली इन दोनों वीडियोस को फॉलो करो। और आज हमने इस वीडियो के अंदर एक चीज़ ऐड करी है, वो है प्रीलिम्स रैपिड फायर। तो प्रीलिम्स रैपिड फायर का मतलब है कि कुछ 6-7 आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो द हिंदू के अंदर कवर नहीं हुए हैं, वो बेसिकली PIB के अंदर में है, उसके बाद में डाउन टू अर्थ के अंदर में है, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है ना। तो वो 1 लाइनर आर्टिकल है और वो बहुत रेलिवेंट है, तो वहाँ पे मैं आपको सवाल के फॉर्म में डिस्कस करूँगा, यानी कि जैसे सवाल बन सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज़ उनको अच्छे से देख कर जाना और फिर मुझे बताना कि उस प्रीलिम्स रैपिड फायर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर आज के समय पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल है। ये तालिबान का कंट्रोल कब आया है? पिछले साल आया है, साल 2021 में अगस्त के महीने में, है ना। तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा लिया था अफगानिस्तान को। अब जैसे यहाँ पर तालिबान का कंट्रोल हुआ तो बहुत सारे जो देशों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वो सारे देश जो है वो तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ वहाँ से निकल गए। इंडिया भी वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको छोड़कर बाहर आ गया था, पिछले साल की बात है ना। तो अब होता क्या है कि तालिबान की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो अफगानिस्तान है वो भारत के इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है, इंडिया चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये यहाँ पर तालिबान की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ आपको देखने को ये मिलता है कि अभी तक भारत सरकार ने तालिबान को रिकग्नाइज़ नहीं किया है, यानी अफगानिस्तान की सरकार है तालिबान, इस प्रकार से रिकग्निशन अभी तक भारत सरकार ने नहीं दिया है।
ठीक है ना। तो आप कहोगे जो हाल ही में गेहूं वगैरह भेजे थे, वहाँ पे हालत ख़राब हो रहे थे, जो खाने पीने का सामान भेजा था, वैक्सीन भेजी थी, तो वहाँ की सरकार को तो दिया होगा, वहाँ की सरकार को नहीं दिया था। आपने उन बॉक्सेस के ऊपर देखा होगा, लिखा हुआ था कि वो बेसिकली जो भी सामान है वो इंडिया की साइड से है, किसके लिए, अफ़गानिस्तान के पीपल के लिए। वो अफ़गानिस्तान का पीपल ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था, ना कि वहाँ की सरकार का इस्तेमाल किया गया। तो तालिबान को अभी तक यहाँ पर भारत सरकार ने रिकग्नाइज़ नहीं किया है। तो आने वाले समय पर देखने वाली बात है कि तालिबान को रिकग्नाइज़ किया जाता है या नहीं किया जाता है। बट अभी यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि तालिबान ने अपनी साइड से बोल दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के लिए ओपन है, इंडिया आए और यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको यहाँ पर आकर बनाएं। ठीक है ना। तो अफ़गानिस्तान इज़ ओपन फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट। इसमें चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये जो मैसेज है ये अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, इन्होंने हाल ही की मीटिंग में बोला है। इंडिया के साथ में एक मीटिंग की थी, मतलब इंडिया के जो वहाँ पे चार्ज डी अफेयर्स हैं उनके साथ में, उनका नाम है भरत कुमार। तो इनके साथ में डिस्कशन किया था और डिस्कशन के दौरान यहाँ पे बताया कि देखो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ठीक है ना, ये बात बोली गई। आप देखोगे इससे पहले भी बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज़ है ना वो इन्वॉल्व थी। मतलब पहले ही हम लोग, यानी जब तालिबान पिछले साल आया है, तालिबान से पहले जो यहाँ पर ये 20 साल हैं, 2001 से लेकर 2020 तक, इन 20 सालों के अंदर भारत ने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया। पता है $3 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। मैं बिलियन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिलियन नहीं, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था हमने। बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा रखी हैं। तो इससे पहले भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लगाए थे, लेकिन अगस्त 2021 में जब तालिबान का कंट्रोल आया तब ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के हम भाग आए, क्योंकि सारे देश यहाँ पर निकल गए थे वहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा लिया था। क्योंकि उससे पहले, तालिबान से पहले 2001 से लेकर 2020 तक जो है ना पूरी सरकार चल रही थी प्रॉपर। आपको पता होगा वहाँ पर एक प्रेसिडेंट भी थे, अशरफ गनी साहब। अशरफ गनी की सरकार पूरी तरह से चल रही थी। बट होता यहाँ पर यह 2021 में जैसे तालिबान ने कब्जा किया, अशरफ गनी जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए और सारा कंट्रोल यहाँ पर किसके पास में आ गया, तालिबान के पास में आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो पिछले 20 सालों में मैंने आपको बताया कि इंडिया ने लगभग, इंडिया की जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इन्होंने $3 बिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में किया हुआ है। तो उस इन्वेस्टमेंट को वापस यहाँ पर ये ओपन कर रहे हैं, भारत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये तालिबान की साइड से स्टेटमेंट है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद कहानी को समाप्त करेंगे इस वाले आर्टिकल की। ये वाला पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान का मैप है ना। इधर पाकिस्तान हो गया और इधर यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा नीचे। तो अफ़गानिस्तान में ये जो 1 2 3 करके नंबरिंग दी गई है ना, 1 2 3 4 करके, ये वो जगह है जहाँ पर भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैंने आपको बताया कि 2001 से लेकर 2020 तक इंडिया ने लगभग $3.1 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया था ऑलरेडी। और इस इन्वेस्टमेंट में हमने क्या क्या बनाया, जैसे ये जो आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पे 218 किलोमीटर की एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि भारत ने डेवलप किया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको 220 किलोवाट का यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्ट करंट जो ट्रांसमिशन लाइन है वो देखने को मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि हबीबिया स्कूल जो हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया ने ही डेवलप करी हैं। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे केवी सबस्टेशन यहाँ पर इंडिया ने डेवलप किया है। तो अलग अलग यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें का डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रखा है, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उस इन्वेस्टमेंट को वापस से रीओपन करने के लिए बातचीत की जा रही है तालिबान की साइड से। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। अब क्या है, अफ़गानिस्तान की लोकेशन देख लेना। जैसे अफ़गानिस्तान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रही हैं। तो इधर पाकिस्तान है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है। छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर भारत के साथ में भी अफ़गानिस्तान शेयर करता है। तो आपको हो गया, आपने ये क्यों बताया, क्योंकि इसको लेकर इस बार यानी साल 2022 का जो प्रीलिम्स है ना, इसमें एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। यहाँ पर आपको ये अलग अलग देशों के नाम दिए गए हैं, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो बताना यह है कि इन कंट्रीज़ में से कौन कौन से देश हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ज़रा इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो सभी लोग। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इन ऑप्शन में से अटेम्प्ट करो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ में अपने बॉर्डर का साझा करती हैं।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगा। तो ये पिक्चर किस चीज़ को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 58 यानी कि 58वां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे जो परेड है ना, इसका सेलिब्रेशन किया है। ये सेलिब्रेशन कल संडे में हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे क्या है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली क्या हुआ कि जो बीएसएफ के जितने भी जवान हैं इन सबको यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं, इनके फैमिलीज़ को यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं इस बीएसएफ रेजिंग डे के अवसर पर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती क्या है कि हर साल 1 दिसंबर को रेजिंग डे का सेलिब्रेशन करती है। यानी इस दिन यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना था। ये तारीख थी 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 यहाँ पर ये पहली तारीख थी जब बीएसएफ का जो पहला सेक्टर है पंजाब फ्रंटियर करके ये बना था। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर जालंधर में देखने को मिलता है। और आज के समय पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है बीएसएफ के अंदर टोटल 2.65 लाख के आसपास आपको पर्सनल्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग हमारे बॉर्डर्स पर तैनात हैं। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम से पता चल रहा है भारत की जो अलग अलग देशों के साथ में सीमा है ना, वहाँ पर सुरक्षा करने का काम करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आज के समय पर ये जो सिक्योरिटी फोर्स है ये 193 बटालियंस में आपको देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग बॉर्डर्स पर, क्योंकि भारत ढेर सारी कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, तो उन बॉर्डर्स पर यहाँ पर सुरक्षा करने का काम यहाँ पर बीएसएफ का देखने को मिलता है। तो बीएसएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि बॉर्डर जो है एक मेजर पोर्शन है, जो बॉर्डर एरिया है वो एक मेजर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से बहुत सारे क्राइम्स वगैरह भी हो जाते हैं इधर से उधर कंट्री के अंदर, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर रोकने का काम करता है बीएसएफ। साथ ही साथ में जो इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मगलिंग वगैरह हो गई, कभी काफ़ी सारा सामान बॉर्डर से निकाल दिया जाता है, स्मगलिंग किया जाती है, तो उस चीज़ को भी रोकता है यहाँ पर बीएसएफ। तो इंडियन आर्मी के बाद में हमारे पास में जो बीएसएफ है वो इकलौती सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास में खुद का एक एयर विंग है, खुद की आर्टिलरी रेजिमेंट है ना, खुद के यहाँ पर अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है। तो इंडियन आर्मी के बाद में बीएसएफ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जो बीएसएफ ये है, यहाँ पर ये लोग रेगिस्तान के अंदर में जो डेजर्ट वाले एरिया हैं वहाँ पर कैमल कैवलरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ऊँट हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पे रेगिस्तानों पे खासकर जो इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन पर आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर अच्छे से दस्तक मारी जा सके। और इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो बीएसएफ का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में क्रीक क्रोकोडाइल एक बेसिकली क्विक रिएक्शन टीम है जो कि यहाँ पर बीएसएफ कमांडोज की देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्रीक क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं। इस आप कह सकते हो कि ये जो टीम है इसको भी बनाया गया था ताकि जो 26/11 अटैक हुआ था ना, इस अटैक को हम लोग टैकल कर सकें, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो ये क्रीक क्रोकोडाइल जो टीम देखने को मिलती है बीएसएफ कमांडोज की, ये लोग करते क्या है, ये आज के समय पर जो कच्छ रीजन है, सर क्रीक वाले एरिया में आपको पता होगा जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है, जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे खारा पानी देखने को मिलता है, उस ब्रैकिश वाटर को बेसिकली गार्ड करते हैं, उसकी सुरक्षा करने का यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बॉर्डर फोर्स होने के बावजूद भी, बॉर्डर फोर्स होने के अलावा भी आप देखोगे तो 7,000 से ज़्यादा जो वेमेंस है ना वो आज के समय पर इस फोर्स में देखने को मिलती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर। इस साल जो बीएसएफ है वो यहाँ पे अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है और पहली बार यहाँ पर पंजाब के अंदर ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पहली बार पंजाब में हो रहा है और दूसरी बार दिल्ली से बाहर हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि दिल्ली से पहले तो ये जो परेड है, ये जो सेलिब्रेशन है पूरा का पूरा दिल्ली में ही हुआ करता था, लेकिन पिछले साल ये दिल्ली से बाहर हुआ था और अब की बार भी दिल्ली से बाहर हो रहा है। यानी कि दूसरी बार ऐसा है कि दिल्ली से बाहर इस प्रकार से सेलिब्रेशन ये चल रहा है। तो बीएसएफ के बारे में आपको सारी बातें पता चल गई, क्योंकि आपके यूपीएससी जीएस पेपर नंबर 4 में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बीएसएफ के बारे में सारी बातें पता होनी भी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, दोनों ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इस वाले आर्टिकल की, इंडिया स्कोर्स हाईएस्ट एवर रैंकिंग इन एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी, एविएशन सेक्टर कौन सा होता है, यानी कि जहाँ पे मतलब जो हमारा एरोप्लेन वाला पूरा सेक्टर है, जहाँ पे हम लोग एरोप्लेन वगैरह को एक तरीके से जो है एविएशन सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, है ना। जो हवाई जहाज़ वाला पूरा क्षेत्र है वो बेसिकली एविएशन सेक्टर में आता है। तो इसकी सेफ्टी के मामले में बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो अभी के टाइम पर इंप्रूव हो चुकी है। हुआ क्या है, इस पूरे आर्टिकल को मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट के बेसिस पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो न्यूज़ यहाँ पर यह निकल कर आती है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन एविएशन आर्म, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया भर का यहाँ पे हवाई क्षेत्र देखने को मिलेगा उसको रेगुलेट करने का काम करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसने ही यहाँ पर ये इंडेक्स तैयार किया है, ये रैंकिंग तैयार करी है। और इस रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो अब की बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है सेफ्टी के मामले में, यानी कि हमारे यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको देखने को मिल जाती है। कितनी यहाँ पर रैंक दी है, तो 48 नंबर की यहाँ पर रैंक दी गई है। 102 में से 48 नंबर पर हमारी रैंकिंग आई है। चाइना को भी हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रैंकिंग में पछाड़ दिया है। तो ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रैंकिंग है वो रिलीज़ किया है और इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की है भारत की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, यानी जो हमारा पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर है ना, ये जो पूरा का पूरा एरोप्लेन वाला जो क्षेत्र है, जो विमान वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इसको आज के समय पर इंडिया के अंदर रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसकी अच्छे से ऑडिटिंग करी है, इसकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यहाँ पर बताया कि देखो इंडिया जो है ना, वहाँ पे आज के समय पर खासकर जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर सेक्टर देखने को मिलता है। इसके बेसिस पर इस रैंकिंग को तैयार किया गया था। इंडिया की रैंकिंग 48 है, चाइना की 49 है, इसराइल की 50 है, टर्की की 54 है, डेनमार्क की 55 है और पोलैंड की 60 है। तो इस मामले में इंडिया इन सभी कंट्रीज़ को पछाड़ चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। अब टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी है जिनकी टॉप 1 2 3 4 5 में रैंकिंग है, जहाँ पे एविएशन सेक्टर और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर है, तो वो है सिंगापुर, यूएई, साउथ कोरिया, फ्रांस और साथ ही साथ में आइसलैंड। ये यहाँ पर आपको टॉप सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। यूएस 22वें नंबर पर है और कतर यहाँ पर 25वें नंबर पर है। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आपको 2 बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, एक तो है ICAO और दूसरा है यहाँ पर DGCA, है ना। तो ICAO ने यहाँ पर रैंकिंग तैयार करी है, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और जो ये DGCA है ये इंडिया के अंदर काम करता है। काम दोनों सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर करते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। तो दोनों बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कहीं से भी सवाल बन जाता है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कनाडा में मॉन्ट्रियल में देखने को मिलेगा। इस बॉडी को बनाया गया था 1947 में शिकागो कन्वेंशन के अंडर में। 1944 में कन्वेंशन हुआ था, इसके अंडर में यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर मिलकर इसको साइन किया। आज के समय पर इसके जो भी गाइडलाइंस है उसको यहाँ पे फॉलो भी करती हैं। उसके बाद में इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी हमारा एविएशन सेक्टर है इसको मैनेज करना, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, उस चीज़ को मेंटेन करना। तो वो सारा काम यहाँ पर ICAO के पास में आ जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर आपको DGCA देखने को मिलता है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है, तो ये हमारी सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी अगेन सिविल एविएशन को लेकर काम करती है, सारे के सारे सेफ्टी इश्यूज़ वगैरह को लेकर यही डील करता है। कहीं पर प्लेन एक्सीडेंट हो गया प्लेन का, यानी कि मतलब प्लेन क्रैश हो गया, तो वो सारे केसेस भी यहाँ पर DGCA ही देखता है। ठीक है ना। तो DGCA बेसिकली अभी के टाइम पर एक स्टैचुरी बॉडी बन चुका है, क्योंकि इसको एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंडर में लेकर आया गया। तो अभी यहाँ पर एक स्टैचुरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के अंदर में आ गई है। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जो जिम्मेदारी है वो है हमारा पूरा का पूरा जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है ना, इसको रेगुलेट करना। जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना। और जो ये DGCA है ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल वाला जो ICAO है बेसिकली, इसके साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और अभी एक चर्चा और निकल कर आ रही है कि जो हमारी भारत सरकार है वो प्लानिंग ये कर रही है कि हम लोग अपने DGCA को हटाने वाले हैं। DGCA को ख़त्म कर कर उसकी जगह पर एक CAA लेकर आएंगे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, यह है सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है ना। तो DGCA को हटा के रिप्लेस कर CAA लाने के बारे में चर्चा की जा रही है। सरकार की कुछ ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि CAA जो बनाया जाएगा ये अमेरिका का जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के मॉडल के बेसिस पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया। रैंकिंग वगैरह डायरेक्टली पूछ ली जाती है काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में, तो वो रैंकिंग भी आपने पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नागालैंड हाउसेस फ्लाई ब्लैक फ्लैग्स टू मार्क अ ईयर ऑफ मॉन किलिंग्स। नागालैंड में कुछ घरों में आपने यहाँ पर इस प्रकार से देखा होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे काले कलर के जो झंडे हैं वो लहराए गए हैं। क्यों? क्योंकि काले कलर के झंडे इसलिए लहराए गए क्योंकि अभी जो तारीख है वो है 4 और 5 दिसंबर। कल 4 तारीख थी, आज 5 तारीख है। तो कहोगे इसमें क्या खास बात है? मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले साल से मुझे फॉलो कर रहे हो तो 4 और 5 दिसंबर 2021 की बात है। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर में हुआ क्या था? पिछले साल इस समय में नागालैंड के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो अफ्स्पा एक्ट है ना, उस अफ्स्पा एक्ट के तहत जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी थी।
तो कुछ यहाँ पे नागरिक जो है वो मारे गए थे नागालैंड के, जिसकी वजह से यहाँ पे नागालैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई थी लोगों के अंदर, है ना। अफस्पा को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी लोगों ने किया था कि अफस्पा को हटाया जाए, है ना। इस प्रकार के आर्टिकल हमने कवर भी किए थे। तो ये बात की जा रही है मॉन किलिंग्स की, यानी कि मॉन डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो आप देखोगे नागालैंड के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वैसे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो ईस्टर्न सेक्टर में जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये काले कलर के जो झंडे हैं वो लहराए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4 और 5 दिसंबर को एज अ ब्लैक डे देखा है। क्यों? क्योंकि मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागालैंड का जो मॉन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक वॉयलेंस हुआ था। इनका कहना यह है एक वॉयलेंस हुआ था पिछले साल 4-5 दिसंबर में, ठीक है ना। और इसी दौरान यहाँ पर एक सोल्जर भी मारे गए थे इस पूरे के पूरे रिटेलिएशन के अंदर में, जो भी यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न सेक्टर में जो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि 4 और 5 दिसंबर को हम लोग एज अ ब्लैक डे की तरह देखेंगे। भले ही कोई भी भूल जाए इस पूरे इंसिडेंट को जो पिछले साल हुआ है, हम कभी नहीं भूलने वाले। और अभी यहाँ पर 1 साल हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको एज अ ब्लैक डे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गलती हुई है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो खासकर लगभग 6 लोग थे वो मारे गए थे। हुआ ये था कि जो हमारे आर्मी कमांडोज हैं ना नागालैंड के अंदर में, उन्होंने क्या किया, एक वैन को देखा। वो जो वैन है वो क्या हो रहा था, वो वैन अपने घर जा रही थी, उसमें 6 लोग बैठे हुए थे। वो वैन घर जा रही थी कोल माइनिंग से, यानी कि कोयले की खुदाई वगैरह करके वो सब अपने घर जा रहे थे। तो मिस्टेकनली उनके पास में, जो हमारे आर्मी कमांडोज हैं, उनके पास में एक गलत इन्फॉर्मेशन आती है। और गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, यानी कि गलती से होता यह है कि वो लोग इनको एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं और एक्सट्रीमिस्ट समझकर इनके ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पर गांव के अंदर, उस गांव में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया था आर्मी कमांडोज के खिलाफ में, और बहुत प्रोटेस्ट भी किया गया, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई। उस पूरे डिस्प्यूट के अंदर एक सोल्जर की भी यहाँ पर जान चली गई थी, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको एज अ ब्लैक डे देख रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इशू है वो क्लियर हो चुका है। तो मतलब जो बाद में फिर बवाल हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो मतलब 15 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन, आर्मी ऑपरेशन के दौरान पिछले दिसंबर में। इसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको इसके अलावा कुछ नहीं कवर करना है। इसके ऊपर आने वाले समय पर आप देखो एक आधा एडिटोरियल पब्लिश हो सकता है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसका बता दिया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। बाकी मंडे है, मंडे में बिजनेस पेज आता ही नहीं है और हमारा जो मतलब इकोनॉमी का पेज नहीं आता है। बाकी वर्ल्ड पेज पर देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में जो आर्टिकल्स आते हैं ना दुनियादारी को लेकर, उसमें यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आपको काम के देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल ये वाला है, ये आर्टिकल बात करता है इंडोनेशिया के अंदर माउंट सेमरू जो वॉल्केनो है वो अभी इरप्ट हुआ है। तो ध्यान रखना, सवाल बन सकता है माउंट सेमरू कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो माउंट सेमरू जो ये ज्वालामुखी है ये अभी इरप्ट हुआ, ये अभी फटा। और इससे पहले यहाँ पर पिछले साल भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से लगभग दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। तो इस बार भी इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से तुरंत ही इसके आसपास रहते हुए जो लोग थे उन 2000 लोगों को वहाँ पे हटा दिया गया है, उनको सेफ़ जगह पर पहुँचाया गया, ठीक है ना। तो अभी ये फटा, इसमें से ढेर सारा जो लावा है वो निकल कर आया है। कल के दिन ये पूरी की पूरी घटना घटी है इंडोनेशिया के अंदर। तो माउंट सेमरू कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। उससे पहले अभी एक और वॉल्केनो की चर्चा की जा रही है, माउंट लाउना, है ना। माउंट लाउना है ना शायद, या मौना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कल ही तो मैंने पढ़ाया था यार यार ये ना माउंट लोआ था ना माउंट गोवा था, अब याद आ रहा है, वो माउना लोआ था, है ना। माउना लोआ जो कि दुनिया का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, ये भी इरप्ट हुआ था। कम सोच होकर बुद्धि कमज़ोर हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब भूल गया था यार, याद आया, माउना लोआ, ठीक है ना। तो माउना लोआ आपको देखने को मिलेगा, वो भी अभी न्यूज़ में। अच्छा, माउना लोआ कहाँ पर है, वो कौन सा आइलैंड पर देखने को मिलता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, ठीक है ना। माउंट सेमरू के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। फिर आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। बात की जा रही है चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। तो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स अभी 6 महीने घूम कर आ रहे हैं अंतरिक्ष में। 6 महीने बाद अभी ये वापस से एंटर कर चुके हैं पृथ्वी के ऊपर पे। अब हुआ क्या कि जो चाइना के एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्होंने यहाँ पर 6 महीने गुजारे अंतरिक्ष में। क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो तियांगोंग जो स्टेशन है उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तियांगोंग स्टेशन आपको पता होगा, ये चाइना का एक स्पेस स्टेशन है, जो कि चाइना ने खुद का अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन बना दिया है अंतरिक्ष के अंदर में। और इसको करने वाला चाइना यहाँ पर बहुत, मतलब इसको कर कर चाइना डेफिनेटली बहुत आगे निकल चुका है। और इस स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग स्टेशन। तो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। सारा काम ख़त्म करने के बाद में अब यहाँ पर ये सब लैंड हो चुके हैं। कहाँ पर, चाइना में जो गोबी डेजर्ट है वहाँ पर ये लैंड हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई। अब बात करेंगे थोड़ा सा इस मिशन के बारे में, मिशन कह रहा हूँ,
चाइना के इस तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो चाइना का है ना, ये खुद का स्पेस स्टेशन उन्होंने बनाया है। इससे पहले हमारे पास में अभी भी अंतरिक्ष में, देखो स्पेस स्टेशन का मतलब है अंतरिक्ष में यहाँ पर एक कमरा बनाकर छोड़ देना जहाँ पर हम लोग जाकर रिसर्च वगैरह कर सकें। तो ऐसा ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको अलग अलग देशों ने मिलकर बनाया हुआ है। लेकिन वो अब यहाँ पर रिटायर होने वाला है, यानी कि समाप्त हो जाएगा, उसको जल्दी से यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और चाइना ने अब खुद का यहाँ पर अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये खुद का इन्होंने यहाँ पर एक अंतरिक्ष में एक छोटा सा एरिया छोड़ दिया है जहाँ पर ये जाकर काफ़ी सारी जो रिसर्चेस वगैरह हैं वो सब यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो निकाल सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि काफ़ी सारी रिसर्चेस की जाएंगी। उसके बाद में चाइना ने खुद का अपना स्पेस स्टेशन चाहता था, तो ऑब्वियस ये बातें खड़ा कर दिया है। और जो अभी के समय पर हमारे पास में ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको रशिया, यूएस जैसी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है, उसको यहाँ पर अब कॉम्पिटिशन देगा चाइना का ये वाला स्पेस स्टेशन। अब क्वेश्चन ये होगा भारत का नहीं है क्या? नहीं, भारत का भी कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, लेकिन भारत ने एक अनाउंसमेंट कर रखा है कि हमारी प्लानिंग है कि हम खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे साल 2030 तक, ठीक है ना। तो साल 2030 तक अगर हम ये काम करते हैं तो उसके बाद यूएस, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ को हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ज्वाइन कर लेंगे जिसने खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है। तो ये इंडिया का स्पेस स्टेशन होगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा साइज़ छोटा होने वाला है, हम लोग थोड़ा साइज़ छोटा रखेंगे जहाँ पर हम लोग मतलब कोई फालतू का काम ना हो, केवल और केवल हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग स्पेस टूरिज़्म के लिए कोई अंतरिक्ष में किसी को घुमाने ले जाना हो उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सारे लोग ये भी काम कर रहे हैं ना, स्पेस टूरिज़्म के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, किसी को यहाँ पे अंतरिक्ष में घुमाना हो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे स्पेस स्टेशन का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा जहाँ पे केवल और केवल जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स है स्पेस को लेकर वही यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके इंपॉर्टेंस की क्या बात करें, यानी इसका महत्व क्या है, तो डेफिनेटली अगर भारत का भी खुद का स्पेस स्टेशन होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग ढेर सारा जो डेटा है वो कलेक्ट कर पाएंगे, अंतरिक्ष के बारे में ढेर सारी रिसर्च कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर स्पेस स्टेशन में काफ़ी लंबे समय तक रुक पाएंगे। तो डेफिनेटली ढेर सारे बेनिफिट्स इंडिया को भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको चाइना और इंडिया का जो आर्टिकल है वो लिंक कर मैंने आपको बता दिया है। चलो अब चलते हम लोग पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो एडिटोरियल्स पर हमारे पास में कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन क्या है वो आप लोग नीचे स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो डिस्कस मेजर चैलेंजेस। अब कहोगे ये क्या है, इसके बारे में पढ़ाओगे क्या आज? देखो आज नहीं पढ़ाऊँगा, वैसे आर्टिकल है आज लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं। कहोगे क्यों? तो इसके बारे में कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कल का थंबनेल मैंने लगा रखा है ना नोटबंदी वाला, कि क्या फिर से नोटबंदी हो सकती है या कुछ इस प्रकार का जो थंबनेल लगाया हुआ है। तो वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है ऑलरेडी, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है तो आप लोग कल वाला वीडियो ओपन करना और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाना, बिल्कुल अंत में, वहाँ पर आपको वो आर्टिकल पूरी तरह से डिटेल से समझाया गया है। ज़रूर से ये काम करना है सभी लोगों को। दूसरा यहाँ पर जिसको पता है, जिसने कल मेरा वीडियो देखा था, जो कि लोग देख ही रहे हो रेगुलर, तो अगर उन्होंने यहाँ पर अच्छे सुना था तो वो इस सवाल को अटेम्प्ट करें। सवाल यह है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कि सरकार डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है और इसका यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर कुछ एरियाज़ में, महाराष्ट्र, भुवनेश्वर के अंदर में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताओ, इसका महत्व बताने के साथ साथ बताओ कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलेंगे अगर हम इसको लागू करते हैं। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। तो इसका आंसर अच्छा आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं जो कि अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट करिए। और एक काम और करना है, वो ये है कि सभी लोगों को 2-2 आंसर्स एटलीस्ट रिव्यू करना है। जब सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे, आपको भी ढेर सारे फ़ायदे होंगे। आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने मिस कर दिए होंगे। साथ ही साथ में सामने वाले के अगर आंसर में कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी कमियां हैं, इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से ठीक कर सकते हो। ठीक बात हो गई। चलो आगे आते हैं अब। तो आज का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल है वो है पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी। जो मिट्टी है ना,
अगर उस मिट्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसमें से सही फसल निकल कर भी नहीं आएगी। सही फसल निकल कर नहीं आएगी तो इससे यहाँ पर क्या होगा, लोगों के पास में खाने की कमी रहेगी। तो वही चीज़ के ऊपर जोर दिया है राइटर ने। राइटर कौन है? राइटर का नाम है कोंडा रेड्डी चवा। आपको इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर आपको इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ये आर्टिकल मतलब आपको पता होगा एडिटोरियल कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ के बेसिस पर ही लिखा जाता है। तो सॉइल से रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रही है क्या? हाँ, आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे जो है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। इसी वजह से इन्होंने सॉइल के बारे में यानी कि मिट्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया है कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जो मिट्टी है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर, अब क्या है ना, ये ऊपर नीचे मैं इसको करूँगा ना तो काफ़ी परेशानी होगी यार, आधी चीज़ें दिखेंगी आधी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डो नॉट वरी। अब कर क्या सकते हो, ये PDF में मैं आपको आर्टिकल दे दूंगा, वहाँ से आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह है कि वरना फिर इसको बार बार ऊपर नीचे जूम आउट जूम इन करना पड़ेगा तो ढेर सारी परेशानियाँ होती हैं। अभी यहाँ पर क्लियर दिख रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सही से, डोंट वरी। सबसे पहला पॉइंट, राइटर क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं कि देखो जो हेल्दी सॉइल्स होती हैं ना, यानी कि अगर हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। और एक अच्छी मिट्टी हमारे लिए एक ज़रूरत है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए यहाँ पर एक ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर एक मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी तो इससे क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ है, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो भी यहाँ पर हमारी फसलें निकलेंगी, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। जो ग्राउंड वाटर है वो भी अच्छे से चार्ज हो पाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर भी सही से चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ग्राउंड वाटर के लेवल को, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करती है एक हेल्दी सॉइल। सॉइल का मेन काम क्या है? ये काम के अलावा, इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर क्लाइमेट है उसको यहाँ पर, उस क्लाइमेट के अंदर से ढेर सारा कार्बन जो निकल रहा है, हम लोग ढेर सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ढेर सारे कार्बन को ये मिट्टी एब्जॉर्ब भी कर लेती है, ठीक है ना। तो आज के समय पर इसको सेकंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक की तरह हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ढेर सारा जो कार्बन है वो समुद्र के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, समुद्र के अंदर सिंक हो जाता है। उसके अलावा मिट्टी के अंदर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक कार्बन सिंक होता है। तो दूसरी तरफ हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम कर रही है मिट्टी, ये भी एक फ़ायदा है। फिर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मिट्टी एक चीज़ और ये कर रही है कि आपका जितना भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी सब सॉइल के ऊपर हो रहा है। तो उस फूड के प्रोडक्शन को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर इस सॉइल का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हुई। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी ये सॉइल फेस करती है, जैसे कभी सूखा पड़ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, तो उसकी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें राइटर ने इसलिए बोली हैं क्योंकि आज जो है वर्ल्ड सॉइल डे है। वर्ल्ड सॉइल डे जो कि 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो थीम है इसका वो है सॉइल वेयर फूड बिगिंस, यानी कि मिट्टी वो एक ऐसी जगह है जहाँ से खाना बनना शुरू होता है, ठीक है ना। फूड बिगिंस करके यहाँ पर आपको इसका एक थीम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी है कि इस दिन को हम लोग इसलिए भी ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग लोगों में जागरूकता फैला सकें कि एक हेल्दी सॉइल का, एक आप कह सकते हो कि स्वस्थ मिट्टी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जीवन के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। लोगों के पास में प्रॉपरली खाना पहुंच पाएगा जब सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो सॉइल की हेल्थ को मैनेज करना कितना रेलिवेंट है, ये यहाँ पर राइटर ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया। अब राइटर बोलते हैं डिग्रेडेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। मतलब आज के समय में दिक्कत यहाँ पर यह है कि मिट्टी के अंदर से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं, वो सारे पोषण ख़त्म हो रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी को लगातार खतरा पहुंच रहा है। और अगर मिट्टी को इस प्रकार से खतरा पहुंचता रहेगा तो आने वाले समय पर जो फूड का उत्पादन है, जो हमारा खाने का प्रोडक्शन हो रहा है, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी नहीं। क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन कर पाओगे, और क्वालिटी बेकार होगी तो ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हो पाएगा भी नहीं। अब जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, लगातार मिट्टी की हेल्थ ख़राब हो रही है, इसके पीछे के मेन ड्राइवर्स क्या क्या हैं, मतलब किन किन कारणों की वजह से हो रही है। तो नंबर 1 यहाँ पर बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो इंडस्ट्री से निकलता हुआ पोल्यूशन है। दूसरा यहाँ पे माइनिंग वगैरह, खुदाई खनन जो किया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जो वेस्ट है, कूड़ा करकट हो गया। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर निकालना, फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करना।
है ना। तो ये बेसिकली उसका ट्रांसपोर्ट एमिशन इधर से उधर यहाँ पर आप कह सकते हो, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसका जो पोल्यूशन हो गया, तो इन सब पोल्यूशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। और इसकी चक्कर में जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके पोषण हैं, वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं। और ख़त्म पोषण इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अभी के समय पर क्रॉप रेसिड्यू, आपको पता होगा जो स्टबल बर्निंग वाला है वो भी देखने को मिलता है। स्टबल बर्निंग आपको पता होगा, जो पराली वगैरह है वो जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है, मॉइस्चरनेस खत्म हो जाता है, मिट्टी वो बंजर होने लगती है। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे आज के समय पर नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा करोगे तो इसके चक्कर में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही एक इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर ही, यानी कि एग्रीकल्चर कितना हमें निकाल कर दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में से ज़्यादा हमें तभी मिल पाएगा जब मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी। जब वही अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो राइटर मेंशन करते हैं। फिर इन्होंने बोला इंडिया के कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो भारत की यहाँ पर कंजर्वेशन और स्ट्रैटेजी क्या है, आओ इसको समझते हैं। भारत किस प्रकार से आज के समय पर सॉइल को लेकर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप कह सकते हो कि 5 pronged स्ट्रैटेजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, इसको लागू किया है मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए। इसके अंदर आप देखोगे हमारा फोकस है कि भारत सरकार ने जो केमिकल फ्री है फार्मिंग है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हम मिट्टी के अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, अपनी मिट्टी को बचाएंगे। इस प्रकार से काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर इंडिया ने उठाए हैं ऑलरेडी। इससे पहले जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास में सॉइल को लेकर इन्फॉर्मेशन बहुत कम हुआ करती थी, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी हमारी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड को यहाँ पर रिलीज़ किया है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ये 2015 के अंदर आई थी है। इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत यहाँ पर क्या होता है कि आप मिट्टी की हेल्थ के बारे में, उसका जो करंट स्टेटस है उसके बारे में पता लगा सकते हो। इससे फार्मर्स को ढेर सारा फ़ायदा होगा, वो यहाँ पर मिट्टी के बारे में पता लगा सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे फार्मर्स को बार बार गाइड करती रहेगी कि यहाँ पे क्या क्या करना है हम लोग को मिट्टी के लिए, ठीक है ना। तो ये स्कीम को भी लॉन्च किया गया। उसके अलावा और भी ढेर सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि यहाँ पर क्या करती है, मिट्टी के इरोजन को यहाँ पर रोकती है, हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको वापस रीजनरेट करने का काम करती है, हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको वापस रिचार्ज करने का काम करती है। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको एक योजना देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इन एडिशन अगर हम लोग बात करें तो एक और कदम उठाया गया भारत सरकार के थ्रू, वो क्या है, वो यहाँ पर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, इसके अंदर ढेर सारी स्कीम्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, आज के समय पर इंडिया की जो खुद की प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज के समय पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। और जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो अगेन यहाँ पर जो सॉइल का हेल्थ है वो काफ़ी बेकार हो जाता है, काफ़ी डाउन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि केमिकल का यूज़ ना कर भी हम लोग सॉइल के हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है, एक और कदम यहाँ पर इंडिया की साइड से उठाया गया है, वह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर इंडिया को बहुत अलग अलग तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। इन्होंने यहाँ पर भारत का जो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है इसके साथ में कोलैबोरेशन किया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के साथ में कोलैबोरेशन किया, ताकि ये हम लोग को काफ़ी सारा डेटा प्रोवाइड करवा सकें, है ना, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, वो अच्छे से जो फसल है वो चॉइस कर सकें उसकी कि कौन सी फसल यहाँ पर किस चीज़ के लिए बेहतर रहेगी। तो इसको लेकर यहाँ पे ढेर सारी जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है वो FAO ने प्रोवाइड करवाई है। तो ये सारे काम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने करे हैं सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये बात आपको समझ में आई। आज के समय पर हम लोग आज देखें तो ढेर सारा जो काम है वो अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है इस सॉइल को लेकर या एग्रीकल्चर को लेकर। अगर हम लोग देखें तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये करेंट टाइम पर भारत में 8 राज्यों में काम कर रहा है। वो 8 राज्य कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बॉडीज़ अलग से काम कर रही हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इस प्रकार की चीज़ की हमें और ज़्यादा आवश्यकता है, बड़े लेवल पर आवश्यकता है, वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं।
ठीक है ना। तो सॉइल हेल्थ कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है ये आपने यहाँ पर समझा। आपको क्या करना होगा, हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ा सकें, अकेडमिया, पॉलिसी मेकर, इन सब के साथ में बातचीत कर सकें, और जो भी यहाँ पर मिट्टी हमारी है उसको हम रिस्टोर कर सकें, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। छोटे से बड़े लेवल पर इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और इस चर्चा के दौरान यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को। बात क्लियर हुई। तो ये आपको यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये तो बेसिकली आपके पास में काम का एडिटोरियल था। उसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर और देखने को मिलता है, वो है चाइना मूव्स इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन आपको पता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है मैप में, ठीक है। इंडिया का मैप देखोगे तो जस्ट नीचे आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा। तो इंडियन ओशन में चाइना का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है चाइना ने। तो चाइना ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम है चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। इंडिया का भी नाम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, यानी इंडियन ओशन के लिए एक इन्होंने मंच बनाया, चाइना ने बनाया। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बुला लिया है। वो कंट्रीज़ यहाँ पर चाइना को सपोर्ट करने के लिए पहुँच गई हैं। इंडिया भी गया है? नहीं। तो आप कहोगे ये क्या बात है, इंडियन ओशन रीजन के लिए एक मंच बनाया और उसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया? हाँ, ऐसा ही है। चाइना ने बोला कि हम अगले साल इन्वाइट करेंगे। तो क्या भारत यहाँ पर इस चीज़ को कभी सपोर्ट करेगा? कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि भारत के सपोर्ट में आ रही हैं और उस मंच पर नहीं जा रही हैं, उस फोरम को ज्वाइन नहीं कर रही हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया मालदीव्स, हो गया। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ को भारत का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। उनका कहना यह है कि देखो, इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे इंडियन ओशन के अंदर। अच्छा, इंडिया के बिना आप यहाँ पे कोई ग्रुप बना लोगे और इंडिया ऐसे चलने देगा? तो इसके बेसिस पर भी आप देखोगे दो कंट्रीज़ ने अभी यहाँ पर चाइना के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया भी नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है 21 नवंबर की। तो चाइना का जो टॉप डेवलपमेंट और एडिंग एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर एक जो ग्रुप है इसकी स्टार्टिंग करी है, जिसका नाम है चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम। तो ये जो मंच है यहाँ पर स्टार्ट किया गया और इसको लेकर यहाँ पर ढेर सारी बातचीत करी गई है, ढेर सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलाया गया है। अब ये जो चाइना का इंडियन ओशन रीजन फोरम है, ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो फोरम है ना, ये चाइना की यहाँ पर एक टेक्निक है कि किस प्रकार से इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम अपने कदम को और ज़्यादा जमा सकते हैं, वो आपको बस खाली देखने को मिलेगा। यहाँ पर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। 19 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशन के साथ में जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं 19 देश, इन 19 देश इन 19 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे फोरम को यहाँ पे ज्वाइन किया, आप ऐसा कह सकते हो। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया? तो कंट्रीज़ ज्वाइन करने वाली जो दिख रही हैं वो आपको देखने को मिलेगा 19 कंट्रीज़ हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, उसके बाद मोजाम्बिक, देन उसके बाद तांजानिया, सीचेल्स, मडागास्कर, मॉरिशस, जिबूटी और ऑस्ट्रेलिया। तो अब हो गया 1 मिनट, अभी तो आपने बोला था ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप बता रहे हो कि इन कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया है। हाँ, देखो, इन 19 कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम निकल कर आता है। इन 19 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया है इस फोरम के अंदर में। बट यहाँ पे एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ जो हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, जो मालदीव्स हैं, इन्होंने यहाँ पर अपना जो नाम है इसको वापस से मतलब मना कर दिया है। इसको यहाँ पर बोला है कि देखो, हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। फिर बात यहाँ पर यह बोली जा रही है कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बनाया गया है, यहाँ पर इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? यार, ये सुन के बहुत हंसी आती है कि चाइना मतलब क्या ही हरकत कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर फोरम बना रहा है, वो भी इंडिया के बिना। तो चाइना का कहना यह है कि देखो, हम लोगों ने यहाँ पे अभी इंडिया को इन्वाइट नहीं किया है, इंडिया को हम अगले साल इन्वाइट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, इंडिया भी अगले साल यहाँ पर इनको देख लेगा। बाकी चाइना की हरकत यही है कि यार इंडियन ओशन रीजन के अंदर पूरी तरह से पैर पसारा जा सके। चाइना का प्लान यहाँ पर यही है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको पता है, जैसे श्रीलंका हुआ, उसका श्रीलंका के बाद जिबूटी हुआ। आपको पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जस्ट इंडियन ओशन के पास में जिबूटी भी है, एक अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ पे इन्होंने अपना पूरा मिलिट्री शिप, उसका ट्रैकिंग वेसल, सब कुछ पहुँचा दिया है। जो श्रीलंका है वहाँ पर ये पूरी तरह से पैर पसार ही चुके हैं, इतना सारा लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवा कर, ऐसी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवा कर वहाँ पर पहुँच चुके हैं ये। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ऑलरेडी पैर पसार चुका है। तो टारगेट ये है कि अब वहाँ पर एक ग्रुप बनाकर, वहाँ पर एक मंच बनाकर, उसमें भी चाइना लीड करे, चाइना अपना कंट्रोल लेकर आए पूरे इंडियन ओशन रीजन पर, जो कि यहाँ पर इंडिया आगे ऐसा होना देने वाला नहीं है। और इंडिया ने यहाँ पर अपनी कुछ चिंताएं जो है यहाँ पर इस पर व्यक्त करी हैं, कुछ कंसर्न्स अपने यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी क्लियर हुआ।
इसके बाद एक और छोटा सा एडिटोरियल है ये वाला, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये ई बैंकिंग को लेकर है, मतलब वही जो CBDC है उसको लेकर ये आर्टिकल है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर। तो कल ही मैंने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कहाँ से कवर करना है। कल वाले वीडियो को ओपन करना और बिल्कुल अंत में चले जाना, आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। आप अच्छे से इसको समझ कर इसका आंसर भी अटैम्प्ट कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर की तरफ। तो ये प्रीलिम्स रैपिड फायर है क्या, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझते हैं। आज मतलब अब होगा क्या कि मैं रोज़ाना 10 के आसपास 8 से 10 जो है ना कुछ अलग से आर्टिकल डिस्कस किया करूँगा द हिंदू के अलावा। जैसे द हिंदू हमने कवर किया, अब इसके अलावा 8 से 10 आर्टिकल होंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस PIB के होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई दूसरे सोर्सेज बच जाते हैं डाउन टू अर्थ, उसके बाद में हमारे और भी मैगजीन्स वगैरह जो भी बच जाती हैं वो सब शाम में कवर हो जाती हैं। तो इस वजह से पर्पज़ यह कि सभी चीज़ें यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगी। ये जो रैपिड फायर सीरीज़ है इसके अंदर यहाँ पे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, यानी प्रीलिम्स में आपसे ऐसे सवाल डायरेक्टली बन सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीलिम्स क्रैकर की जो सीरीज स्टार्ट करी थी ना, वैसी सीरीज आप कह सकते हो इसी में मैंने इंक्लूड कर दी है। यानी कि बहुत सारी जो अलग अलग आप कह सकते हो कि लोग आज के समय पर प्लेटफॉर्म पर हैं जो कि UPSC के लिए अलग अलग मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पेड की बात कर रहा हूँ, पैसों में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सब आपको ये सारे मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करवाने हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा वो सब पेड मॉक टेस्ट में, आप यहाँ पर पैसा देकर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरी जगह पर जो भी यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लगाते हो ना, उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि फ्री में प्रोवाइड करवाई जा सकती है ना, इसको किया जा सकता है फ्री में। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर क्यों इसकी पेमेंट ली जा रही है। बट देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं इसको डेली बेसिस पर लाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग हाँ बोलते हो तो, ठीक है ना। बाकी आप लोग यहाँ पर देखो फ्री में अगर कोई मटेरियल मिलता है ना तो डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करो। कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर यहाँ पर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यार, जो भी पेड बैचेस चल रहे हैं ना आज के समय पर, बहुत महंगे महंगे बैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर भी यही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। बट यही होता है कि हाँ जो फ्री में मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू इतनी होती नहीं है कि यार क्या ही होगा इसमें से, क्या ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देख सकते हो, और वो जो प्रीलिम्स के पेपर को लेकर मैंने एक एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था, उसको देख सकते हो कितने क्वेश्चन फंसे थे। उसको अगर आप लोगों को देखना है ना तो आप लोग सर्च बॉक्स में प्रीलिम्स बाय दीपक यादव डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेहनत यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगती है, बस आपको भी करना है क्या है, पूरे मन के साथ में और साथ ही साथ में पूरी मेहनत के साथ में इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन वीडियोस को फॉलो करना है प्रॉपरली। PDFs आपको मिल ही रही हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स वहाँ पे बना लो। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, PDFs अपने पास में रखो, जब चाहे मन तब यहाँ पे इस्तेमाल करो इसका, कॉपी पेस्ट करके डिजिटल नोट्स बना लो, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। तो चलो पहला क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का वो क्या बोलता है, व्हाट इज़ नेटोवेनेटर पॉलीडोंटस। व्हाट इज़ नेटोवेनेटर पॉलीडेंटस, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं, ये जो नाम है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। तो नेटोवेनेटर पॉलीडेंटस के बारे में आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, द हिंदू के अंदर नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर आया है ये, मैं अभी आपको सारे आर्टिकल दिखा भी दूंगा। तो ये क्या है, बेसिकली एक डायनासोर है ये। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, डायनासोर, बी, मिनी सैटेलाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली एक डायनासोर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना, नेटोवेनेटर और पॉलीडेंटस ये क्या है, ये एक बेसिकली डायनासोर है। अब इसके बारे में आपको एक अच्छी खासी इनफ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, मतलब इतनी ही इन्फॉर्मेशन में आपका काम हो जाएगा। तो नेटोवेनेटर पॉलीडेंटस जो है, ये जो डायनासोर है इसके यहाँ पर कुछ स्केलेटन है, यानी कुछ हड्डियाँ जो हैं वो इसकी मिली हैं। कुछ स्केलेटन यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोबी डेजर्ट से। गोबी डेजर्ट से यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर इसको खोद कर निकाला गया। ये जो डायनासोर है इसको यहाँ पर नेटोवेनेटर पॉलीडेंटस का नाम दिया गया है। ये क्रेटेशियस पीरियड से बिलोंग करता है। क्रेटेशियस पीरियड यानी आज से लगभग 72 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उस समय पर यह डायनासोर देखने को मिला करता था। इसकी जो गर्दन है लंबी सी देखने को मिलेगी, चोंच जैसा इसका मुंह देखने को मिलेगा, 100 से ज़्यादा इसके दांत देखने को मिलेंगे, है ना। फैदर का पूरा इसके ऊपर फैदर, मतलब चिड़िया की तरह लग रहा है ये, है ना, डाइविंग बर्ड की तरह लग रहा है। इसके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर फैदर है, फर से यहाँ पर ये भरा हुआ है। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर इसके बारे में समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो ये नेटोवेनेटर है ना, ये एक डायनासोर है जो सबसे बड़ा हुआ करता था, वेलोसिराप्टर। इसी का यहाँ पर कज़न है, इसी का कज़न है नेटोवेनेटर। तो नेटोवेनेटर के बारे में आपको समझ में आया। एक डायनासोर है जो कि चिड़िया की तरह थोड़े से फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि नदी के ऊपर फ्लोट भी कर सकता है, नदी के ऊपर तैर भी सकता है, जो झील है उसके ऊपर तैर सकता है। ये यहाँ पर इसके अंदर एक खास बात देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एक डायनासोर ग्रुप का ही पार्ट है, उस ग्रुप को हम लोग थेरोपोड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। अब सवाल बनेगा प्रीलिम्स का तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और आपका एक टॉपिक भी कवर हो गया कि ये क्या था।
क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, यानी कि आपको पता होगा एक तो दुनिया के लेवल पर ये बॉडी है, एक है इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसको हम लोग नाडा बोलते हैं। तो ऐसे एक वाडा है, ऐसे एक नाडा है। तो यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की जा रही है? वाडा के बारे में। यह अभी न्यूज़ में है, न्यूज़ में क्यों है इसको भी समझेंगे। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो वाडा है ना, ये बेसिकली एक फाउंडेशन है जिसको स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी स्पोर्ट्स के अंदर व्यक्ति नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है या एकदम से एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है चीज़ों का, उसके अगेंस्ट में लड़ा जा सके, उन ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ा जा सके। इसलिए इस बॉडी को बनाया गया था। इस बॉडी को बनाया गया था 2005 में। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा करेक्ट नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं ना, आपने देखा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ओनली। इसका केवल और केवल स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वाकई में इस बॉडी को, क्योंकि आप नाम से ही पता कर सकते हो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भी नशीली चीज़ें होती है ना, जो भी यहाँ पे अपने आप को स्पोर्ट से पहले व्यक्ति डोप कर लेता है, स्पोर्ट पर्सन, उस चीज़ को रोकने का काम करती है यहाँ पर ये बॉडी। ठीक है ना। तो ड्रग्स को अगेंस्ट में यहाँ पर लड़ने के लिए ये मददगार बॉडी है, जिसको हम लोग वाडा के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि इसको 2005 में एस्टेब्लिश नहीं किया था। कब किया गया था अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो अभी न्यूज़ क्या है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, नाडा जो है ना, ये बेसिकली एक मीटिंग को यहाँ पे होस्ट करने वाला है, जहाँ पे मेजर फोकस दिया जाएगा किस चीज़ को लेकर? एंटी डोपिंग एजुकेशन को लेकर, कि नशीली चीज़ों से कैसे लड़ा जा सके, उसके एजुकेशन को लेकर ये सारी बातें यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको लेकर एक फोकस दिया जाएगा एक मीटिंग के अंदर में। तो यहाँ पे नाडा के बारे में, पहले हम नाडा के बारे में बात करते हैं। नाडा को बनाया गया था हमारी सरकार के थ्रू, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने कंट्री के अंदर जो भी स्पोर्ट्स है ना, उस स्पोर्ट्स को डोप फ्री बना सकें, नशा फ्री बना सकें। कोई भी यहाँ पर मतलब डोपिंग होती है, एकदम से एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल कर लिया जाता है ना, तो उन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल रोक दें। इस बॉडी को यहाँ पर सेटअप किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। नवंबर 2005 में इसको बनाया गया था। तो नाडा को तो 2005 में यहाँ पर पूरी तरह से रजिस्टर किया गया, लेकिन वाडा 2005 में रजिस्टर नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगर हम लोग वाडा की बात करते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो वाडा क्या है? तो वाडा यहाँ पर एक फाउंडेशन है, जिसको अगेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही स्टार्ट किया था, ताकि हम लोग इन ड्रग्स का जो भी इस्तेमाल हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, इससे लड़ सकें। और इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। इसको 1990 में बनाया गया था, ना कि 2005 में। इस वजह से इसका जो पहला स्टेटमेंट है, यानी ये वाला, वो केवल स्टेटमेंट सही था। तो मतलब किसी भी नशे चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक बात है। अब क्या कोई एग्जाम्पशन नहीं है? मान लो यहाँ पर किसी भी, आप कह रहे हो सर एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि आपकी एनर्जी को एकदम से स्पाइक कर दे, ऐसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है। तो क्या इसमें कोई छूट नहीं है क्या? बिल्कुल छूट है। छूट यहाँ पर क्या है? थेराप्यूटिक यूज़ एग्जम्पशन, TUE, ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, कभी कभी जो एथलीट्स होते हैं ना, वो काफ़ी बीमार होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अब उनको काफ़ी सारी दवाइयाँ उनकी चल रही हैं। तो उस दौरान यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टम है TUE का, थेराप्यूटिक यूज़ एग्जम्पशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर ये एथलीट को एक ऑप्शन देता है कि हाँ, एथलीट जो है कॉम्पीट करते हुए इस चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पर एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। नहीं तो फिर अगर फालतू में इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉयलेशन है। उस व्यक्ति को, उस स्पोर्ट्स पर्सन को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। ये बात करता है, विद रेफरेंस टू ज़ॉम्बी वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी न्यूज़ में, मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। ज़ॉम्बी वायरस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना ये कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, ज़ॉम्बी वायरस एक ऐसा टर्म है जो कि वायरस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा वायरस जो कि हज़ारों साल से इनएक्टिव था। हज़ारों साल से इनएक्टिव यानी कि वो अभी तक यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ज़ॉम्बी वायरस है ना, ये काफ़ी सालों से इनएक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जो कि बर्फ़ के अंदर दबा हुआ था। ठीक है ना। और ये आने वाले समय पर निकल सकता है जब ये बर्फ़ पिघलेगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है करंट अफेयर का रात वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही है। इसमें दोनों ही आपको स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2, इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। चलो अब थोड़ा ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली रशिया के अंदर जो साइबेरिया वाला रीजन है,
साइबेरिया वाला रीजन में भी बेसिकली याकुशिया नाम का एक जगह है, उसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, यानी कि वो परमानेंटली जमी हुई जगह है, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही रहती है परमानेंटली। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ यूरोपियन रिसर्चर्स ने हाल ही में 13 ज़ॉम्बी वायरस को यहाँ पे रिवाइव किया है। 13 ज़ॉम्बी वायरस वहाँ पर बर्फ़ के अंदर से निकाले हैं, है ना। अब बर्फ़ के अंदर से ये क्यों निकाले गए? निकाले इसलिए गए क्योंकि आने वाले समय पर देखो जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ़ आने वाले समय पर पिघल सकती है, और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघलेगी तो ये वायरस अपने आप निकल कर आएंगे। तो अभी से ही हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकें, उसको लेकर यहाँ पर ये काम किया गया है। तो ये जो वायरस है ना, इसका नाम क्या है? पेंडोरा वायरस येडोमा। पेंडोरा वायरस येडोमा इसका नाम दिया गया है। ये वायरस आज से लगभग 48,500 साल पुराना है, ये ज़ॉम्बी वायरस, ठीक है ना। जो ये पेंडोरा वायरस है, ये डिस्कवर कहाँ से किया गया है? मैंने आपको बताया रशिया के अंदर जो लेक है, रशिया में याकुशिया में खासकर यूकेची एलास जो लेक देखने को मिलती है, यहाँ पर एक झील है, उस झील के अंदर यहाँ पर मतलब वो जमी हुई है बेसिकली, उस बर्फ़ के अंदर यहाँ पर ये पाया गया है ये पेंडोरा वायरस, जिसको हम लोग ज़ॉम्बी वायरस की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब रिसर्चर्स का कहना यह है कि देखो ज़ॉम्बी वायरस बहुत लंबे समय से इनएक्टिव है ना, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। और ये जो ज़ॉम्बी वायरस है ये आप देखोगे बर्फ़ के अंदर से निकाला गया है, और साइंटिस्ट का कहना यह है कि आने वाले समय पर ये कहीं ना कहीं जो लोगों की हेल्थ है ना, लोगों की हेल्थ को भी ये डैमेज कर सकता है, लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की है ये बात आपको क्लियर हुई? तो ज़ॉम्बी वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि आपका क्वेश्चन भी कवर हो रहा है और एक आर्टिकल भी कवर हो रहा है। ज़ॉम्बी वायरस समझ में आ गया है ना, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बात करता है बॉगेट के बारे में। विद रेफरेंस टू बॉगेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉगेट क्या है? जैसे आपने देखा होगा जो पाव होते हैं ना, पाव होते हैं जो एक तरीके से आटे वगैरह से बनाए जाते हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अच्छा, इसका मैं आंसर नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, ये क्वेश्चन आधा ही है, मुझे लग रहा है मैंने 3 ही क्वेश्चन लगाए हुए थे, तो चलो कोई बात नहीं, यहीं पर अंत कर लेते हैं। तो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो आगे मैं कल वाले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह तब ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ के अंदर क्या रोज़ 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करें? 10 क्वेश्चन कवर करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलो फिर इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।